रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 8 फरवरी है, दिन है एतवार का और साल 2026। अब तमाम देखने वाले ये जानते हैं कि आज 8 फरवरी का जो दिन है वो बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलअमूम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जानिब से यौम एहतजाज के तौर पे मंसूब किया गया था। अब ये जो एहतजाज है अपोजिशन इत्तेहाद का, इसकी नौयत जो है वो बताई गई कि पुरअमन हमारी स्ट्राइक होगी, पुरअमन हमारा एहतजाज होगा, यौम स्याह भी हम मनाएंगे, पहिया जाम हड़ताल भी होगी, शटर डाउन हड़ताल भी होगी। और इसमें एक और जिस बात का इजाफा किया गया वो ये कि जो इस्लामाबाद में 2 दिन पहले जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, खुदकुश हमला जो किया गया, उसके बाद इस एहतजाज में यौम सोग भी अपोजिशन अलायंस की जानिब से शामिल कर लिया गया। अब ये एहतजाज मुल्क भर में किस हद तक कामयाब हुआ, इसका फ़ैसला आप तमाम नाजरीन अपने शहरों का गली महलों कूचों और सड़कों का विज़िट करके इसका फ़ैसला आप ख़ुद कर सकते हैं। लेकिन महमूद ख़ान अचकज़ई जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के इत्तेहाद के चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से एक बड़ा ही सरप्राइज़ कर देने वाला फ़ैसला सामने आया है और उस फैसले ने तहरीक इंसाफ को भी चकरा के रख दिया है। अब अचकज़ई साहब का वो फ़ैसला क्या है, उस फैसले पे आने से पहले, उस फैसले की तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस्लामाबाद में, जैसे मैंने कहा कि आज छुट्टी का दिन है, एतवार का दिन है, तो इस्लामाबाद में तो मुकम्मल दुकानें बंद हैं। कुछ मार्केट्स खुली होती हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत की जो चीज़ें दरकार होती हैं आपको मैसर आ जाती हैं, आपको दस्तयाब हो जाती हैं। बाकी अगर सड़कों की बात करें कैपिटल सिटी की, तो वो भी इतवार के दिन सुनसान होती हैं। तो इस्लामाबाद की हद तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े दावे के साथ ये कह सकती है या बड़ा दावा कर सकती है कि इस्लामाबाद में मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल था, इस्लामाबाद में शटर डाउन हड़ताल था, लोगों ने एहतजाज किया और 8 फरवरी को इंतखाबात में जो धांधली कराई गई उस पर अपना जो एहतजाज है वो इस्लामाबाद के अवाम ने जो है वो रिकॉर्ड करवाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा दावा कर सकती है। हालांकि इतवार के दिन वैसे ही तमाम बड़े शहरों में मार्केट्स बंद होती हैं, ट्रैफिक भी ना होने के बराबर होता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला है इस सराखों पे। शाम को क्या होता है, लेकिन अचकज़ई साहब ने एक बड़ा अहम स्टेटमेंट जारी किया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का अलामिया, जिसमें एक तो ये कहा गया कि आज मगरिब तक तो आपने पुरअमन एहतजाज करना है, मगरिब की नमाज में आपने हुकूमत के ख़ात्मे की दुआ करनी है। अब आपने अगर हुकूमत के ख़ात्मे की या हुकूमत का जो ख़ात्मा है वो अल्लाह ताला से दुआएं करके उसको यकीनी बनाना है, तो फिर ये शटर डाउन हड़ताल की कॉल देने की क्या ज़रूरत है। फिर आप मसाजिद में डेरे लगा के बैठ जाते और हुकूमत के ख़ात्मे की दुआएं करते। और फिर इलामे में ये भी कहा गया कि मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद जो कारकुनान हैं वो मशल बरादर रैलियाँ निकालेंगे। अब इन मशल बरादर रैलियों की क़यादत कौन करेगा? किसी जगह पे कोई चीज़ जो है वो फाइनल या तयशुदा नज़र नहीं आती। लेकिन अचकज़ई साहब ने एक और अपील भी कर दी है और वो अपील अचकज़ई साहब ने की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से। अब वो अपील क्या है? अपील अचकज़ई साहब की ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी इस पुरअमन एहतजाज में शरीक हों। अब इस बात के ऊपर जो अपील अचकज़ई साहब कह रहे हैं, इस पे अपोजिशन अलायंस को क्या कहा जाए? यानी आपका जो आज का एहतजाज का दिन जो आपने 8 फरवरी के लिए मुख्तस किया, इतवार का दिन यौम स्याह मनाना है, आपने शटर डाउन हड़ताल करनी है, आपने पहिया जाम हड़ताल करनी है, और जिनके खिलाफ आप हड़ताल कर रहे हैं कि मौजूदा हुक्मरान धांधली के नतीजे में हुकूमत में आए हैं, हुक्मरानी वो कर रहे हैं, उन्हीं को आप अपने एहतजाज में शिरकत की दावत दे रहे हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं? जिनके खिलाफ आप जद्दोजहद तहरीक चलाने की, जिनकी हुकूमत के ख़ात्मे की आप अपीलें और आवाम से कह रहे हैं कि मगरिब की नमाज में हुकूमत के ख़ात्मे की दुआ करें, उसी हुकूमत के वज़ीर आज़म को आप दावत दे रहे हैं कि आपके एहतजाज में शरीक हों। अब इस बात को क्या समझा जाए? इस बात को क्या समझा जाए कि जिनके खिलाफ आपका पूरा मुकदमा है, आप कह रहे हैं कि वो शख्स जो है, आपका जो कॉज है, उस कॉज की सपोर्ट में आपके साथ खड़ा हो जाए। अब यह मुमकिन है? ये तो मुमकिन नज़र नहीं आता। लेकिन बहरहाल अचकज़ई साहब ने ऐलान कर दिया है
और फ़र्ज़ करें कि चलें आ भी जाते हैं जी, शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन के अलायंस में एहतजाज में शामिल हो जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत शहबाज शरीफ साहब को अपने साथ खड़े होने को बर्दाश्त कर पाएगी? तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया बर्दाश्त कर पाएगा? अब नाज़रीन अदलिया पे आ जाते हैं। एक तो तहरीक इंसाफ ने जो 2 एहतजाज किए सुप्रीम कोर्ट के सामने, उस पर कल रात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया। अब उस एलामिया में क्या कहा गया कि एक एहतजाज तहरीक इंसाफ ने 30 जनवरी को किया, दूसरा एहतजाज जो है वो 6 फरवरी को PTI की जानिब से किया गया। एक याददाश्त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जमा करवाई गई, चीफ जस्टिस अफरीदी के साथ मुलाकात भी की गई और उसमें कहा गया कि ये तमाम चीज़ें जो एजिटेट की जा रही थी उनका ताल्लुक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा किसी मुकदमे के साथ नहीं था। उन तमाम मामलात का ताल्लुक इंतज़ामी अमूर से था। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज जो किया जा रहा था उस पर हम भी यही कह रहे थे कि जनाब ये आपका मुतलका फोरम नहीं है, आप या तो आईनी अदालत चले जाएं या नीचे ट्रायल कोर्ट चले जाएं या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाएं। वही बात अब सुप्रीम कोर्ट के एलामिया में कह दी गई। अलबत्ता जो एक अच्छी बात सुप्रीम कोर्ट के कल के एलामिया में जो सुनने, देखने और पढ़ने को मिली वो ये थी कि ये तमाम जो याददाश्तें या जो चीज़ें, जो तहफ़्फ़ुज़ात मुलाकात में चीफ जस्टिस के साथ सलमान कमरा साहब ने जिन रिजर्वेशन का इजहार किया, ये तमाम चीज़ें मुतलका जो हुकाम है उन्हें भिजवा दी गई हैं और साथ में SOPs भी जारी कर दिए गए हैं कि जो मुतासरा फ़रीक है उससे राब्ते का तरीक़ाकार क्या होगा, एक्सेस कैसे दी जाएगी, सहूलतकारी कैसे होगी मुलाकातों के सिलसिले में, बाकी मामलात पे सेहत से मुतल्लिक जो मेडिकल सहूलियात हैं, हंगामी अगर कोई तिब्बी रिक्वायरमेंट कोई आती है, कोई ज़रूरत पेश आती है, उस पर क्या किया जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर SOPs जारी कर दी गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो SOPs ये जारी कर दिए, हुकाम को याददाश्त पे भिजवा दी गई, लेकिन क्या ये सब कुछ पहले से मौजूद नहीं था? क्या SOPs इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तय नहीं किए थे और वो SOPs अपनी जगह पे मौजूद थे? लेकिन उसके बावजूद भी अगर मुलाकातों में कोई रखना आया है, मुलाकातों में बंदिश, रुकावट आई है, उसकी वजह हुकूमत बताती है, उसकी वजह अडयाला जेल की इंतज़ामिया बताती है, उसकी वजह अपने तय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बताती है। अब अगर नए कोई SOPs आए हैं, खान साहब को मेडिकल की सहूलियत तो दी गई, खान साहब का पेंस में जो है वो मेडिकल प्रोसीजर भी करवाया गया। अब जो भी SOPs हैं पता चल जाएगा। इन नए SOPs जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बना के मुतलका हुकाम को भिजवाए हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या कोई बेहतरी आएगी? ये आपको अगले चंद दिनों में, अगले हफ्ते से सारी चीज़ें आपके सामने वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन नाज़रीन, अदलिया करीज से जजेस का निकल के खेलना, रेड लाइट को क्रॉस करना और ऐसे फैसले देना कि हर चीज़ को तलट पलट देना, आइन को साइड पे रख देना। अब इससे मुतल्लिक़ अब बातें तो हम करते हैं, हमारे दोस्त भी करते हैं, मीडिया पे बाकी लोग भी करते हैं, कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती। लेकिन देखें ना, कल जो आसमा जंगीर कॉन्फ्रेंस हुई है और जो 27वीं आइनी तरमीम के बाद कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अदलिया के जो अख्तियारात हैं वो कम कर दिए गए हैं, अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज़ हो गई है। आइनी अदालत का जज अली बाकर नजवी साहब इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बता रहे हैं कि ये आइनी अदालत का बनना कोई अनोखी बात नहीं और 27वीं आइनी तरमीम से अदलिया की आज़ादी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ है। बिल्कुल नाज़रीन, मैं भी यही कहता रहा हूँ और अब भी यही कहता हूँ कि आइनी तरमीम से अदलिया की आज़ादी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ। हाँ, अगर कोई चीज़ कंप्रोमाइज़ हुई है तो वो ये हुई है कि जो जजेस, जिन्हें इनकलाबी जजेस कहा जाता है, जो कि करीज से निकल के रेड लाइन भी क्रॉस कर जाते थे, वो अपने अख्तियारात से आगे जाके जुडिशल ओवर रीच जाके करना। और हम बात करते हैं कि इस चीज़ की बात हम करते हैं कि मुल्क आइन के तहत चलेगा, लेकिन जुडिशल एक्टिविज़म के तहत अदालती अमूर को चलाना, हुकूमती अमूर को चलाना, एग्जेक्टिव के अमूर को चलाना, इसकी तो किसी जगह पे इजाज़त नहीं। तो 26वीं और आइनी तरमीम से जो जुडिशल एक्टिविज़म है, उस जुडिशल एक्टिविज़म को जो कि मावराए कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको ब्रेक लगी है। अब अली बाकर नजवी साहब ने क्या कहा? अली बाकर नजवी साहब ने कहा कि देखें, जो स्टेट की अथॉरिटी है उससे अदलिया चैलेंज नहीं कर सकती। स्टेट की अथॉरिटी का जो अख्तियार है, उस अख्तियार को अदलिया बतौर अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती। और फिर जनाब अली बाकर नजवी साहब ने यह भी कह दिया
कि जुडिशल एक्टिविज़म जो है, जुडिशल एक्टिविज़म की भी शिकायत आती रहीं और ये इल्ज़ाम भी लगता रहा कि अदलिया ने अख्तियार से बाहर जाके फ़ैसले किए। तो माज़रत के साथ, अगर अदलिया को उसके डोमेन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन अख्तियारात के अंदर महदूद किया गया है, तो इसमें अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज़ कहाँ से हो गई? अदलिया का जो आज़ादी, इंडिपेंडेंस है, जो अदलिया की आज़ादी है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही है, वो तो आइन के तहत है। आज भी आइन और कानून के मुताबिक बिल्कुल फ़ैसले दें, जिसको लटकाना है लटकाएं, जिसके खिलाफ गलत फ़ैसला आया है उसके खिलाफ गलत फ़ैसले को कलअदम करार दें। और मैं अपने ब्लॉग में अक्सर व बेशतर ये बात भी करता हूँ कि यहाँ पे जो बात की जाती है ना कि ऊपर से प्रेशर आता है और अदलिया ने अपने फ़ैसला तब्दील कर दिया, अदलिया दबाव पर ये फ़ैसला करने पे मजबूर हो गई। ये जो जज होते हैं, ये जो अदलिया होती है, ये एक बड़ा ही, यूँ समझें कि हसास जिम्मेदारी होती है। जो जज बनते हैं, जो अदालत में जज के तौर पे बैठे होते हैं, फ़ैसले कर रहे होते हैं, कल को जब आपने खुदा के अदालत में जाना है तो वहाँ पे ये नहीं होगा कि आपके ऊपर प्रेशर किसका था, आपके ऊपर दबाव किसका था, क्योंकि ये बात तो तय है कि जज जो बनेगा उसके ऊपर दबाव भी होगा, उसके ऊपर प्रेशर भी आएगा। उस जज ने उस दबाव और प्रेशर को बर्दाश्त करके आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है, इंसाफ करना है। और अगर वो उस दबाव और प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकता और फैसले आइन और कानून के बरखिलाफ जाके देता है, किसी के खिलाफ देता है, किसी के कहने पे देता है, तो उसका जवाब दे वो जज होगा। दबाव देने वाला, प्रेशर डालने वाला, वो एक अलग बहस है कि उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। अब जैसे अली बाकर नदवी साहब ने एक बात कही कि अदलिया अख्तियार से बाहर जाकर फैसले करती रही, ये इल्ज़ाम लगता रहा, तो माजरत के साथ फिर सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे किसी शख्स ने अगर कोई जुर्म किया है तो अदलिया के कटहरे में खड़ा होता है, उसके खिलाफ एक अदालती फैसला आता है, उसका एहतसाब किया जाता है। अगर कत्ल का केस है, फौजदारी केस है, तो फौजदारी एहतसाब होता है। अगर करप्शन किसी ने की है तो उसके ऊपर करप्शन का मुकदमा चलता है, करप्शन में उसको काबिल एहतसाब बनाया जाता है। लेकिन जिन इनकलाबी जजेस से मुतल्लिक ये बातें सामने आती हैं, जैसे कल की आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जनाब वज़ीर कानून आज़म तारिक साहब ने कहा कि अदलिया ने माजी में करीज से निकल के फैसले किए, और 27वीं आईनी तरमीम में आज़म तारिक साहब ने कहा कि मुझे बहुत ही हदफ़े तनकीद बनाया गया, मैं आज उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दूंगा, अपनी सफाई पेश करूंगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक वज़ीर आज़म को मावरा अपना जो है वो अदालती फैसले से सूली पे लटका दिया गया, 2 वज़ीर आज़म को जो है वो घर भेज दिया गया। कानून साजी करने का अख्तियार पार्लियामेंट का है, लेकिन कानून साजी करने का पार्लियामेंट का वो अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस ने अपने हाथ में ले लिया। तो ये जो सब कुछ होता रहा, जो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया जाता रहा, 63 में रीराइट किया गया, 2018 में क्या होता रहा, 2018 से पहले क्या होता रहा, और उसके बाद जो फैसले आते रहे, वो सब कुछ आपके सामने है कि अदलिया ने एक रेड लाइन जो है क्रॉस किया, यानी डैम बनाने तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई, अथॉरिटीज़ बनाने तक सुप्रीम कोर्ट चली गई, हुकूमतें लाने, हुकूमतें गिराने तक सुप्रीम कोर्ट चली गई, वज़ीर आज़म को घर भेजने और नए वज़ीर आज़म को लाने तक सुप्रीम कोर्ट ने अपना अख्तियार जो है वो एक्सटेंड कर दिया। अब जुडिशल ओवररीच के ऊपर जो बातें यहाँ पे की जा रही हैं, और जो मैंने कहा कि बाकी आम लोगों का तो एहतसाब होता है करप्शन के केसेस में और फौजदारी केसेस में, लेकिन यहाँ पे जो इनकलाबी बन के जजेस इस नोयत के फैसले करते रहे, उनका एहतसाब कौन करेगा? उनका एहतसाब भी तो होना चाहिए। उसका ये मतलब तो नहीं ना कि अगर किसी जगह पे जुडिशल ओवररीच हुई है, डिक्टेटर को अदालती फैसले से वेलकम कर दिया गया है, वज़ीर आज़म को मावराए कानून, मावराए आइन घर भेज दिया गया है, वज़ीर आज़म को सूली पे लटका दिया गया है, तो उस फैसले के ऊपर आप अफसोस का इजहार कर दें, 10 साल 15 साल के बाद उस फैसले को कलअदम करार दे दें, अदलिया ये डिक्लेयर कर दे कि ये फैसला जो है इसमें फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, क्या ये सब कुछ काफ़ी है? लेकिन ये जो करने वाले हैं, जिनको इस मनसब पे बैठाया गया था, उन्होंने अगर अपने अथॉरिटी से, अपने अख्तियारात से कंप्रोमाइज़ किया, प्रेशर और दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सके, तो उनका एहतसाब भी तो होना चाहिए। अब जजेस के तबादले की बात की जा रही, तो जजेस के तबादले के ऊपर भी तारिक साहब ने कह दी ना कि पहले जो प्रोसीजर था, जिसमें सदर के साथ मुशावरत थी, वज़ीर आज़म भी उस मुशावरत के प्रोसेस में शामिल थे, चीफ जस्टिस भी शामिल थे। अब उन्होंने कहा कि हमने जजेस के तबादले का प्रोसेस मज़ीद बेहतर करके अदलिया के हाथ में दे दिया है, और उनकी तरफ से कहा गया कि जुडिशल कमीशन जो है वो अगर जज लगा सकता है, तो जुडिशल कमीशन जजेस का
तबादला भी कर सकता है, यह अख्तियार भी जुडिशल कमीशन के पास होना चाहिए। बड़ी क्लैरिटी के साथ जजेस के तबादले के ऊपर आज़म तारिक साहब ने अपनी राय दी है और उन्होंने कहा कि अगर पंजाब और इस्लामाबाद में या किसी और हाई कोर्ट में अच्छे जजेस हैं तो वो अच्छे जजेस खैबर पख्तूनख्वा में भी जाने चाहिए, बलूचिस्तान में भी जाने चाहिए, सिंध में भी जाने चाहिए। बाकी नाज़रीन, जो भारत की तरफ से एक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया कि भारत के साथ मैच के बाइकआउट करने पे पाकिस्तान ने आईसीसी के साथ राब्ता किया है, तो पाकिस्तान ने ऐसी खबरों की, मीडिया के प्रोपेगेंडे की मुकम्मल तौर पे जो है वो तरदीद कर दी है और पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि हम अपने फैसले पे कायम हैं और डट के खड़े हैं और वक्त साबित करेगा कि हमारी तरफ से किसी भी आईसीसी या पीसी अपना इंडियन बोर्ड के साथ राब्ता नहीं किया गया। तो पाकिस्तान अपने फैसले पे अभी तक कायम है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अमीनुल इस्लाम बुलबुल साहब, वो भी आज पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। आईसीसी के इजलास में वो चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ पाकिस्तान से ही वर्चुअल आईसीसी के इजलास में शरीक होंगे और उसमें पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। बांग्लादेश के जो चेयरमैन हैं जनाब अमीनुल इस्लाम साहब, मैंने उनको बुलबुल कह दिया, दरअसल एक मिडिल ऑर्डर के 1 डाउन पे या 2 डाउन पे खेलने वाले बांग्लादेश के माजी के एक बैट्समैन थे, उनका नाम अमीनुल इस्लाम बुलबुल था जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, और शायद वही साबिक जो बैट्समैन रहे बांग्लादेश के, वही शायद इस वक्त जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो है वो चेयरमैन बन चुके हैं। तो आज ये इजलास होना है आईसीसी का, पाकिस्तान मौक़िफ़ देगा, बांग्लादेश मौक़िफ़ देगा और फिर चेयरमैन पीसीबी के साथ अमीनुल इस्लाम साहब की मुलाकात भी है और उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो पाकिस्तान से वापस बांग्लादेश के लिए रवाना हो जाएंगे। अब बांग्लादेश का हमने जिक्र किया है, तो हो सकता है कि 12 फरवरी को बांग्लादेश में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं बांग्लादेश के पार्लियामेंट के, कि नई हुकूमत कौन बनाएगा, कौन सी सियासी जमात बनाएगी, नया वज़ीर आज़म किस सियासी जमात से आएगा और रिफॉर्म्स क्या लेके आनी है कॉन्स्टिट्यूशन में, जुडिशल सिस्टम में, जो पॉलिटिकल सिस्टम है बांग्लादेश का उसमें क्या रिफॉर्म्स लानी है, उस पर रेफरेंडम भी 12 फरवरी को होने जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि शायद मैं भी इस बांग्लादेश के इलेक्शन को कवर करने के लिए जाऊं। ये काफ़ी पॉसिबिलिटी जो है वो मौजूद है। अगर ऐसा हुआ तो शायद मंगल या बुध के दिन जो है वो बांग्लादेश के शहर ढाका से आपके साथ मुलाकात हो। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।